हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है स्वस्थ रहना, मस्त रहना तो अब आपकी आदत बन चुकी होगी और व्यस्त तो पढ़ाई में होना ही है आपने। तो हम यहाँ क्यों मिले हैं? हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पर उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा। प्यारे मेरे साथियों, प्यारे मेरे बच्चों, बारिश के इस मौसम को आप एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। देखिए, यहां तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। आप जिस भी शहर से है, जिस कोने से हैं, वहां भी बारिश का मौसम है वो शुरू हो चुका होगा। एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसी एंजॉयमेंट को बस पढ़ाई के साथ भी जोड़ लीजिए आप। और पढ़ाई की इस एंजॉयमेंट को और अच्छे से करने के लिए क्या करना है आपने? फटाफट से अभी जाके शिक्षाशास्त्र के चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहां आपको जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके अलावा भी और भी कई क्लासेस के सीक्वेंशियली और टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो इस जर्नी को हमें साथ में आगे बढ़ाना है, इसलिए अभी जाके शिक्षाशास्त्र के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इस मौसम को अकेले एंजॉय नहीं करना है, इस पढ़ाई को अकेले एंजॉय नहीं करना है, साथ में हमें शेयरिंग भी करनी है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए इसी बात से हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। अरे एक चीज तो बताना भूल ही गया, वो बेल आइकन भी तो दबा लीजिए, वरना जब भी मैं आऊंगा या कोई भी हमारा टीचर आएगा, कोई भी हमारा ग्रुप का मेंबर आएगा, तो आपको पता कैसे लगेगा? तो फटाफट से आपको वो बेल आइकन यानी कि सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो घंटी दिखती है ना, उसको भी दबा लेना है। चलिए आते हैं हम चैप्टर पर। तो 9 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या कहता है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सिंपल सा एक मेरा पहले तो आपसे क्वेश्चन है, कभी आपने सोचा है कि जब हमारी मम्मियां या कोई भी ऐसा व्यक्ति ज्वेलरी शॉप पर जाता है तो वो भैया से क्यों पूछता है, भैया ये जो सोना है वो शुद्ध है कि नहीं है? अच्छा चलिए, ये आपने नहीं सुना होगा, पर आपने ये तो सुना होगा इतने कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना है ना। कभी सोचा है ये क्यों है? अच्छा नहीं सोचा है, कोई बात नहीं, तो सोचिए। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही कि क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कैरेट वाइज या शुद्धता की बात करते हैं उस ज्वेलरी शॉप पर, तो आप बार बार एक शब्द सुनेंगे, शुद्धता या प्योरिटी। इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में वही मैं आपको समझाने वाला हूं कि प्योरिटी यानी कि प्योर चीजों का मतलब क्या है। अब आप ये मत कहिएगा कि सर हमें तो पता है, बिकॉज बेटा जो आपको पता है वो हमें उन चीजों के बारे में पता है जिस तरीके से हम चीजों को सोचते हैं, यानी कि आम सोच। पर केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से आपको समझने के लिए जानना होगा कि किस वक्त और किस कंडीशन में आप किसी को प्योर बोलने वाले हो। तो बस फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो हमें बताएगा मैटर अराउंड अस प्योर। और चैप्टर को शुरू करने से पहले वो जान लीजिए जिसमें हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं, यानी कि टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे चैप्टर में हर एक चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी चीज को आप प्योर या इम्प्योर कहोगे, यानी कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो प्योर होंगे कि इम्प्योर, इनकी बात करेंगे, है ना। जैसे आप सुनते हो वो दूध वाले भैया जो सुबह सुबह दूध लेकर आते हैं, वो बोलते हैं ना, दीदी हमारा दूध शुद्ध है, प्योर है ना। हमारे यहाँ ना जो देसी लैंग्वेज में पता है उसको बोलते हैं, या मम्मी लोगों से आपने भी सुना होगा, वो प्योर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या बोलते हैं? पेवर। दीदी हमारा पनीर पेवर है, या फिर बोलते हैं वो क्या आता है उसको, मावा बोलते हैं जनरली, खोआ मावा पता नहीं क्या बोलते हैं, पेवर है। वो बेसिकली प्योर ही बोलना चाहते हैं। द पॉइंट इज हम इसकी बात करेंगे कि यार किसी चीज को तुमने प्योर कैसे कह रहा हो, मतलब ऐसी कौन सी खास चीज है जो किसी चीज को प्योर बोल रही है, किसी को इम्प्योर। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं बात बताऊंगा कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं इसकी बात प्योरिटी के अंदर ही होने वाली। जब आप किसी को प्योर बोलोगे ना, तो उसी में आपके पास आएंगे एलिमेंट्स, उसी में आएंगे कंपाउंड। किस तरीके से किसी को एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखना है, किस तरीके से किसी को कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखना है, इस पर डिटेलिंग होगी, है ना। लेकिन हिंट दूंगा, यदि कोई अकेला मेंबर है उसे हम एलिमेंट कह देंगे, दो या उससे ज्यादा मेंबर है तो हम इसे कंपाउंड बोलने वाले हैं। पर एग्जैक्टली आपको पढ़ने मिलेगा जब हम टॉपिक की डिटेलिंग करेंगे। देन फर्दर इस एलिमेंट के अंदर आपको मिलेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिनके आसपास आप रह रहे हो। मैक्सिमम आप मेटल देखते हो, नॉन मेटल्स देखते हो, हालांकि मेटलॉइड से ज्यादा मिले नहीं है, तो इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। देन फर्दर आप बात करेंगे मिक्सचर की। अपने आसपास मैक्सिमम चीजें जो आप देख रहे हो वो मिक्सचर की कैटेगरीज में आएंगी। कैसे बताऊंगा, वही काम तो यहां करना है। देन फर्दर हम बात करेंगे कंपाउंड की। क्या होने वाला है जब इस पूरे चैप्टर को डील करने वाले हैं, तो बेसिकली प्राइमरली आपको ना इन 3 चीजों पर फोकस करना है, प्योर इम्प्योर के अंदर एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्योंकि जब इनको आप पढ़ेंगे तो इनके अंदर जाएंगे ना, तो एलिमेंट्स कंपाउंड अपनी जगह है, वो तो आपको बता ही दूंगा। जब मिक्सचर की बात करेंगे तो वहां आपको सॉल्यूशन जो कि आगे लिखा है, कोलॉइड्स, सस्पेंशन, इनके बारे में भी पढ़ने मिलेगा, है ना।
तो इन फर्दर जब आप आगे जाएंगे मिक्सचर में तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज हेट्रोजीनियस क्यों बोल रहे हैं। बेटा ये सारे मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट ऐड नहीं कर रहा हूं, ये हमारी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ना उसके अंडर ये सारे पॉइंट्स डिटेलिंग में दिए गए, उन पर ही हमें डिस्कस करना है। क्लियर? तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस ये कौन से टर्म्स हैं? कैसे आप किसी को सॉल्यूशन तो किसी को सस्पेंशन तो किसी को कोलॉइड्स बोलने वाले हो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कब कहेंगे, डाइल्यूट कब कहेंगे, किस कंडीशन में आप सैचुरेशन और अनसैचुरेशन वाली बात करेंगे, यानी कि कब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा, कैसे कोई चीज अनसैचुरेटेड बन जाएगी। आप खाना खाते हो, पेट भरने पर आप क्या बोलते हो, मेरा खाना हो गया अब नहीं खा पाऊंगा, तो आप बोलते हो ना आई एम सैचुरेटेड वाला सिचुएशन है कि भाई मैं खाने से एकदम हो चुका, डन, आई एम डन, वो सैचुरेटेड होता है कि भैया अब नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर चैप्टर के आगे बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की, कि भाई आप किसी चीज को घोलोगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी नाम की चीज आ रही कि नहीं आ रही, इस पर बात करेंगे। फिर आएगा एंड में फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यूजुअली ये टॉपिक जो होता है ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, और आगे भी जब आप 10th में जाएंगे ना तो वहां आपको इसकी थोड़ी बहुत पिक्चर दोबारा देखने मिलेगी। बट इस पूरी बात को अब हमें डिटेलिंग में करना है, और उस डिटेलिंग को हम शुरू करेंगे कहां से, यहां से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप मैटर को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि भाई मैटर क्या होता है? देखो पहली बात, वो मैटर नहीं बोल रहा हूं जो तुम अपने किसी दोस्त के साथ निपटा के आ रहे हो, या वो मैटर नहीं बोल रहा हूं जो किसी अपनी दोस्तनी के साथ निपटा के आ रहे हो, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। भाई साहब केमिस्ट्री का मैटर जानते हो? अरे सर, अरे भैया क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल जानता हूं, है ना, हम बिल्कुल जानते हैं। आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो ना, फर्स्ट चैप्टर में, जानते हो ना, हाँ या ना? बिल्कुल जानते हो। अब इतनी बात तो जान चुके हो कि भाई मैटर क्या होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप 9th के उस चैप्टर को पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो एक बार जाके देख लो कि भैया मैटर क्या होता है। तो यदि जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि भाई मैटर क्या है। तो हर वो चीज जिसके पास भैया मास है, यानी कि कुछ वजन जैसी उसके अंदर फीलिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोन, और यदि भैया उसको हम क्या दे दें, रखने के लिए क्या दे दें, जगह दे दें, यदि जब मैं फोन को रखूं तो ये कुछ जगह घेर ले, तो आप उसको मैटर कह देते हो। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाया था 11th बोलूं 9th के उस चैप्टर में बेटा, फर्स्ट चैप्टर में, तो मैंने ये भी बताया था जब हम किसी मैटर को जज करते हैं कि वो मैटर है या नहीं है, तो हमारे जो सेंस होते हैं ना, आंख, कान, जीभ, नाक और स्किन, ये भी हेल्प करते हैं कि कोई चीज मैटर है या नहीं है। क्लियर? तो इतना तो आपको पता है, मुझे पूरी उम्मीद है इतने स्मार्ट आप हैं। बट बेटा अब मेरा क्वेश्चन बदल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भैया तुम अपने आसपास मैटर के नाम पे देखते हो, जानते हो, जैसे कि हवा, पानी, फोन, टेबल, कुर्सी, कुछ भी, ये प्योर है या इम्प्योर है? भैया ये क्या प्रश्न हुआ? मैटर ही मैं बड़ी तकलीफ से समझ में आया था, है कि नहीं? नहीं बेटा, अच्छे समझ गए होगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब मैटर क्या है ये जानने के बाद अब हमसे पूछ रहा हूं कि मैटर प्योर है या नहीं है। बेटा ये बड़ा जरूरी है जानना, क्योंकि ये प्योरिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी के लिए नहीं है। इन फ्यूचर जब आप, मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यार लाइफ में भी हमें प्योर बनना है, इम्प्योर नहीं बनना। अब इसका सेंस क्या है मैं आपको चैप्टर के एंड में समझा दूंगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया कोई चीज प्योर है, इम्प्योर है, या मैटर जो अपने आसपास देख रहे हो ये प्योर है, इम्प्योर है, कैसे पता लगेगा? जब भी मैं प्योरिटी की बात करता हूं ना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब मैं आपसे प्योरिटी की बात करता हूं, कोई चीज प्योर है या नहीं है, तो आप ना थोड़ा सा अपने बुजुर्गों से जाके, मम्मी से, पापा से, अपने दादा दादियों से पूछिएगा, उनसे पूछेगा कि मम्मी, पापा, दादा, दादी आपके जमाने में, वो भिड़े वाले जमाने में कोई चीज प्योर कैसे डिसाइड करते थे? तो पता है सबसे पहले क्या बोलेंगे? बेटा हमारे जमाने में ना बड़ी ही शुद्ध चीजें हुआ करती थी, उसमें कोई मिलावट नहीं हुआ करती थी। ऐसा सुनने में आएगा आपको। बस ये जो आपने शब्द बोला ना, मिलावट, यही चीजें हमें पकड़ के चलनी। उसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा एडल्ट्रेशन। लेकिन उसकी बात करने से पहले मेरा जो क्वेश्चन था कि कोई चीज प्योर है या इम्प्योर है, कैसे डिसाइड करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि चलो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछते वाला हूं कि देखो यार, देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं दिया। हाँ चलो, है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बात बताओ, जैसे कि आपके सामने ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड में ये जो आपके सामने ऑयल, घी, बटर, ये सब जो पिक्चर में है, बेटा एक बात बताइए, ये शुद्ध है, इम्प्योर है कि प्योर है? हमें कैसे पता लगेगा? क्या बाहर से देखने पर आपको पता लग रहा है कि भाई साहब ये प्योर है, इम्प्योर है? हाँ शायद आप बोल सकते हैं प्योर है, इम्प्योर है, आप अपने हिसाब से सोच के बोल सकते हैं। बट मैं यदि आपसे पूछता हूं कि ये प्योर है, इम्प्योर है, तो अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं। शायद आप बाहर से देख के अभी बोल दो कि प्योर है या इम्प्योर है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब मैं आपसे इस क्वेश्चन में यहां पूछने वाला हूं कि इस डिब्बे के अंदर
अमूल के इस घी के डिब्बे के अंदर जो घी है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है इम्प्योर है, तो डिसाइड कर पाओगे क्या? मैंने आपसे पूछा इस नमक के अंदर या इस पैकेट के अंदर जो नमक है ये शुद्ध है या अशुद्ध, डिसाइड कर पाओगे क्या? भैया भरोसा अपनी जगह है, टाटा जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है शुद्ध है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं वो शुद्ध, या कैसे पता कर लिया ये शुद्ध है या अशुद्ध है? तो आपने पैकेट खोला होगा ना, या इस घी का डिब्बा खोला होगा ना, तब तो पता चला। ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल देखा है वो तो पहले से खुला था। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास चीजों को देखते हैं, यानी कि जब आप अपने आसपास चीजों को देखते हैं जिसमें आप मैटर कहते हो कि भैया ये मैटर है वो मैटर है ना, तो जब तक हम उनको बाहर से देखते हैं तो हमें बस इतना पता चलता है यार ये जो मैटर है ये सॉलिड है, कि इसके अंदर का जो पानी है वो लिक्विड है, या जो हवा है वो गैस है। मैटर को आप 3 कैटेगरी में ऑलरेडी डिवाइड करके आ चुके हो ना पिछले चैप्टर में, कि यार ये सॉलिड है या लिक्विड है गैस है। ये क्या बताता है बेटा? ये हमें चीजों के बाहरी आवरण के बारे में बताता है, या जो चीजें हमें बाहर से दिखती है ना बस उतना बताता है कि फलाना चीज ये है फलाना चीज ये है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वो मटेरियल प्योर है, तो बेटा जब आप किसी चीज की प्योरिटी को चेक करना चाहते हो ना, जैसे आपने ज्वेलरी वाले को देखा होगा ना, वो घिस के देखता है या चीजों को एनालाइज करके उसकी मशीन होती है उससे देखता है। तो बेसिकली जब आप किसी चीज की प्योरिटी को चेक करना चाहते हो ना तो आप उसके अंदर झांकना शुरू करते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां आपके सामने एक ये मैंने एग्जांपल बना रखा है। एक बात बताओ, जब तक ये बोरी खुली नहीं थी तो तुमने क्या बताया था कि ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो प्योर है इम्प्योर है? नहीं बता सकते थे ना। प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होने वाला है वो अपनी जगह, लेकिन यदि मैं तुमसे पूछूं इसके अंदर जो माल है वो सही है या नहीं है, तो बेटा तब बताओगे ना जब चीजों को खोल के देखोगे। अब इसका पूरा सिस्टम क्या है, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि जब किसी मैटर की हम प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो बेटा हमें ना उसके अंदर झांकना है। अब अंदर झांकने का मतलब ये है कि हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना होता है। जब भी आप चीजों को बाहर से देखते हैं तो आप उसकी फिजिकलिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्कस करते हैं कि भाई वो चीज सॉलिड है या लिक्विड है गैस है, वो अपनी जगह सही है। बट यदि मुझे ये पता करना है कि भाई फलाना चीज शुद्ध है या अशुद्ध है, प्योर है या इम्प्योर है, तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर बात करेंगे। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर बात करना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं, मैटर हैं, जैसे आप सब्सटेंस भी कह सकते हो, या तो वो प्योर होंगी। वही बात है ना कि जब डिब्बा आपने देखा उस डिब्बे के अंदर कोई चीज होगी तो या तो वो प्योर होगी या वो इम्प्योर होगी। लेकिन इस प्योरिटी का मतलब क्या है अभी आपको समझना है। बस मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से चीजें डिवाइड होने वाली हैं। बेटा ये फ्लो चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस चैप्टर का लगभग 90% तो नहीं लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90% पूरे पोर्शन में कवर होने वाला है। ये जो फ्लो चार्ट है ना इसमें आपका चैप्टर 90% मैं बोलूंगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहां आ जाएंगी, जो थोड़ी बहुत चीजें वो यहां से अलग है। तो ये चैप्टर क्या कह रहा है कि जब आप मैटर को केमिकली यानी कि केमिस्ट्री के यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखोगे तो या तो वो सब्सटेंस या मैटर प्योर मिलेगा या इम्प्योर मिलेगा। अच्छा, जब हम प्योर बोलेंगे तो प्योर किस कैटेगरी में डिवाइड होगा बच्चा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। वही एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स कहलाएंगे। और यदि कोई चीज इम्प्योर है तो उसे हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं और वो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कहलाएगा। अब विदाउट एनी डाउट मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं, विदाउट एनी डाउट एक चीज मैं बोलने वाला हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं यहां हूं। डोंट वरी अबाउट दैट। फटाफट आते हैं और बात करते हैं कि मैटर क्या है। सर हम समझ चुके हैं, पिछले चैप्टर में जान चुके हैं, आगे बढ़ो तो बढ़ते हैं आगे। मैटर को मैंने बोला कि बताओ मैटर तुम प्योर कब कहला रहे हो, तुम खुद को इम्प्योर कब बोल रहे हो? तो मैटर ने बोला सुनो मुझे एक बात बताओ, मुझसे मेरी बुक ने भी यही पूछा, एनसीईआरटी की मेरी बुक है उसने भी मुझसे यही पूछा कि भैया मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस यानी कि जो मसाले हैं या जो आपके कोई भी फूड प्रोडक्ट के बाहर आप लिख देते हो, है ना, जो नॉर्मली आप कोई भी फूड प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें क्या लिखते हैं वो लोग? उसमें लिख देते हैं प्योर वर्ड, लिख तो देते हैं, लेकिन इतनी चर्चा क्यों है प्योरिटी की? ऐसा क्यों बोल रहा हूं प्योर इम्प्योर? तो प्यारे बच्चों प्योरिटी की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जनरली जब भी हम प्योर शब्द सुनते हैं ना तो हमारा दिमाग कहता है यार ये चीज सही है, ये चीज हेल्थ के लिए सही है, इसलिए प्योरिटी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अब एक बात बताओ, जब हम अपने आसपास किसी भी चीज को प्योर कहते हैं, इम्प्योर कहते हैं, तो जनरली आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास ना इस बॉटल में, जो कि अभी बेटा दूध नहीं है, पर यदि मैं आपसे पूछूं कि ये दूध है, इसके अंदर वो शुद्ध है, प्योर है, इम्प्योर है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा आपके? शायद आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भैया एक बात बताओ, आपके दूध वाले ने पानी कम मिलाया है या ज्यादा? कहीं ना कहीं ये दिमाग में आएगा। नॉर्मली लेडीज जब किसी दूसरी लेडीज से मिलती हैं तो वो बोलती हैं दीदी आपका सोना जहां ज्यादा चमक रहा है, मतलब ये अशुद्ध है, इम्प्योर है। दीदी बोलेंगी क्यों? तो फिर जो दूसरी लेडी है वो ये बोलती है भैया ने, ज्वेलरी वाले भैया ने
सोने में कुछ मिलाया है, एडल्ट्रेशन की है, कुछ उसमें डाल दिया है। दूध वाले भैया ने पानी डाल दिया, सोने वाले भैया ने कुछ दूसरी धातु डाल दी, मेटल डाल दिया, कोई दूसरी चीज डाल दी जिससे चमक बढ़ गई। गेहूं वाले भैया ने, चावल वाले भैया ने उसमें क्या डाल दिया, कंकड़ पत्थर डाल दिए, तो आपने उसको बोल दिया कि ये तो मिलावट हो गई। बस इसी शब्द को पकड़ के चलना है। देखना, जब हम और आप या कोई भी व्यक्ति जो आम होता है वो क्या बात करता है प्योरिटी के नाम पे कि किसी चीज में मिलावट है या नहीं है। यदि कोई चीज मिलावटी है, एडल्ट्रेशन वाली, बेटा एडल्ट्रेशन वर्ड हम यूज करते हैं मिलावट के लिए, तो आप उसको बोल देते हैं कि यार ये शुद्ध नहीं है, इम्प्योर है, प्योर नहीं है। पर बच्चा, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें आगे चल के साइंटिस्ट बनना है, केमिस्ट बनना है, तो आप ना ऐसी बात नहीं करोगे। हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि किसी चीज को आप प्योर कब कह रहे हो। तो फिलहाल जितनी आपको मैं बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब हमें वो बात नहीं करनी जो आम होती है, अब हमें बात करनी है हमारे सब्जेक्ट और केमिस्ट्री के हिसाब से। तो कॉमनली या कॉमन परसेप्शन ऑब्वियस सी बात यही होता है कि यदि आपने किसी चीज में मिलावट की है, अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट की है, तो वो हमारे लिए क्या है, इम्प्योर या प्योर नहीं बोल देते हो, है ना, उसको हम प्योर कंसीडर नहीं करते। बट बेटा केमिस्ट्री या साइंटिफिक जो अप्रोच है या साइंटिफिक जो परसेप्शन है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहता है कि यदि कोई चीज एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, एक ही काइंड के पार्टिकल्स से मिलकर बना है तो वो प्योर है। सर ये क्या बोल दिया, देखो मैं समझाता हूं। ये जो नमक है ना, बस बेटा एक ही बार समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। ये जो नमक है, मैं बस इससे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये प्योर है या इम्प्योर है। तो नमक ने पता है क्या बोला, एक काम करो, पैकेट खोलो। पैकेट खोला, पैकेट से तुम क्या निकालो, पार्टिकल निकालो। पार्टिकल का मतलब बेटा वो नमक का छोटा सा पीस क्रिस्टल फॉर्म में। मैंने नमक का वो पीस निकाला, अच्छा, फिर मैंने कहा एक बार और निकालो, अच्छा, मैंने कहा एक बार और निकालो। बेटा हर बार जब भी मैं निकालूंगा क्या ये पार्टिकल वही नमक का पार्टिकल मिलेगा कि बदल जाएगा? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, हर बार नमक का वही पार्टिकल मिलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको दूसरी चीज कहने वाला हूं। अब एक काम करो, आपके सामने मैं एक काम करता हूं, अच्छा सॉरी ऐसे नहीं, मैं बताता हूं। बेटा एक पैकेट है, किसका पैकेट है ये? नमकीन का पैकेट है, नमकीन का पैकेट है, ठीक है। अब नमकीन के पैकेट में क्या होता है सर, बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सर मूंगफली भी है, सर इसमें ये मैं लिख देता हूँ ना थोड़ा सा, अरे यार कलर चेंज करना पड़ेगा लगता है। सर इसमें ना मूंगफली भी नजर आ रही है, सर इसमें ना मुझे वो सेव भी नजर आ रहे हैं, सर इसमें मुझे ना लाई भी नजर आ रही है, सर इसमें मुझे वो गाठिया भी नजर आ रहा है। यदि मैं इधर से कोई पार्टिकल निकालूंगा, यदि मैं यहां से कोई चीज निकालूंगा, तो क्या लगता है हर बार सेम चीज आएगी कि अलग अलग? सर बिल्कुल अलग अलग आ सकती है। हो सकता है एक बार में आप मूंगफली निकाल लो, सर हो सकता है एक बार में आप सेव निकाल लो, या हो सकता है एक बार में आप लाई निकाल लो। मुद्दा क्या है, जब मैं इस नमक के पैकेट से जब भी एक पार्टिकल निकालता हूं तो हर बार सेम ही चीज निकलती है ना, यस और नो, हाँ या ना? जबकि इस केस में क्या हो रहा है, जब भी मैं चीजों को निकाल रहा हूं तो भैया वो तो हर बार अलग अलग आ रहा है। बस बेटा यही चीज साइंस ने और साइंटिस्ट ने हमें समझा दी कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी को आप जैसा भी देखते हो वो अपनी जगह है, मिलावट मिलाने का तरीका, अडल्ट्रेशन। बट साइंस ये कहती है कि यदि कोई चीज एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि इसको आसान भाषा में यदि कोई समझाए तो उसका कहने का सेंस ये होता है कि बच्चा जब भी मैं उससे कोई चीज निकालूं, मान लीजिए मैंने बोला है कि ये नमक का पैकेट या इसके अंदर का पानी या हमारे आसपास की जो चीजें हैं उसमें से मैं यदि कोई पार्टिकल निकालूं तो बच्चा हर बार वो जो पार्टिकल निकलेगा ना वो एक ही टाइप का होना चाहिए। बेटा याद रखो, मैं आपको ना बहुत ध्यान से एक चीज समझाने वाला हूं, पूरा फोकस यहां रखिएगा। जब भी मैं उस नमक के पैकेट से कोई पार्टिकल या इस पानी के बॉटल से पानी की कोई बूंद निकालूंगा तो हर बार वही बूंद, उसी टाइप की बूंद, उसी सेम काइंड की बूंद, सेम प्रकार का नमक का पार्टिकल निकलेगा कि बदल जाएगा? बिल्कुल ना, सेम टाइप का निकलेगा, हाँ या ना? बिल्कुल गुड। यही बात साइंस ने, केमिस्ट्री ने हमें समझाई कि किसी चीज को प्योर तब कहेंगे जब आप हर बार उसको सेम तरीके से मिल पाए। इसका मतलब जब भी आप किसी चीज को देखें और उसमें आपको वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिलते रहें तो आप उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू साइंस। पहचानने का सिंपल तरीका बच्चों ये है कि यदि मैं किसी पैकेट से पार्टिकल्स निकालता चलूं और यदि मुझे हर बार सेम ही टाइप के पार्टिकल्स मिलते रहें तो हमें उसको प्योर सब्सटेंस कह देना है, और यही डेफिनेशन आपको लिखनी भी है प्योरिटी के लिए, प्योर सब्सटेंस के लिए। यस और नो? अब ना एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं ताकि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो कि कैसे प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इतना समझ गए?
कि जब भी मैं पार्टिकल निकालूं सेम टाइप के पार्टिकल मिलते रहे तो प्योर, और गलती से मुझे अलग अलग पार्टिकल मिलना शुरू कर दिए तो आप उसको प्योर नहीं कहेंगे। बेटा उसको इम्प्योर कहना है नहीं कहना वो अलग मसला है, फिलहाल के लिए मैं उसे बोल दूंगा कि आप प्योर नहीं है। प्योर का मतलब जब भी मैं पार्टिकल निकालूं हर बार वही पार्टिकल मिले। अब एक छोटी सी बात यहां देखिएगा, क्या होता है ना बच्चा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को, इसलिए समझिएगा। मैंने आपके सामने क्या किया, 2 पैकेट्स रख दिए, ये हो गया पैकेट नंबर 1 और ये है पैकेट नंबर 2। मान लो ये किसका पैकेट है, मुझे नहीं पता किसका है। अब इस पैकेट के अंदर क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखता हूं। मैंने क्या किया, इस पैकेट में ना छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल्स रख दिए, ठीक है। यहां भी वही काम किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां बना के रख दिए। मुझे बस इतना बताइए कि जब मैं इस पैकेट से जब भी पार्टिकल निकालूंगा, बेटा याद रखना ये पार्टिकल अभी मैंने मान लिया कि सब, अच्छा मान क्यों लिया, मैं लिख ही देता हूं ना, आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है। सबका नाम मैंने डाल दिया, ए 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 ए, इधर मैंने नाम दे दिया ए बी 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 ए बी। मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहां से कोई पार्टिकल निकालूंगा पैकेट नंबर 1 से, आपको क्या लगता है हर बार मेरा पार्टिकल सेम होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। सर मैं यदि आंख बंद करके भी कोई पार्टिकल निकालूंगा तो हर बार पैकेट नंबर 1 से सेम ही पार्टिकल निकलेगा, सेम ही पैकेट निकलेगा। अब दूसरा केस आ जाओ, बेटा जब मैं इस पैकेट नंबर 2 से कोई पैकेट निकालूंगा, पार्टिकल निकालूंगा, तो क्या भी वो सेम मिलेगा? मुझे इतना बताइए, क्या वो सेम मिलेगा? बेटा इन दोनों ही केस में जब भी आप किसी पार्टिकल को बाहर निकालोगे ना, तो पार्टिकल ना सेम मिलने वाला है, हाँ या ना? हर बार आपका जो पार्टिकल निकालोगे वो पार्टिकल सर सेम मिलेगा, पैकेट तो सेम आ रहा है, पैकेट तो सेम आ रहा है। पर इसका मतलब पहले तो ये समझ जाओ कि ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी बोलेगा, हाँ सर बिल्कुल बोलेगा, क्योंकि जब भी मैं चीजों को निकाल रहा हूं एक ही टाइप के पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने ना उन पार्टिकल से मुलाकात की, मैंने कहा पार्टिकल तुम खुद किसी चीज से मिलके तो नहीं बने हो, तो एक पार्टिकल, एक पैकेट मुझे बोला, एक पर्टिकुलर चीज मुझे बोली कि भैया हम किससे मिलके बने हैं, केवल एक ही चीज से मिलके बने हैं और उसका नाम मान लो ए, तो इसको मैंने बोल दिया अच्छा ऐसी बात है, तो बच्चा यही हमारे लिए कहलाएगा एलिमेंट। यही हमारे लिए क्या कहलाएगा? एलिमेंट। यानी कि जो ये जो प्योर सब्सटेंस है ना आपके सामने, यदि वो अंदर से देखने पर हमें ये पता लग जाए कि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जब मैंने उस पार्टिकल को भी खोला और मुझे ये पता चला इस पार्टिकल के अंदर भी केवल एक ही टाइप की चीजें घुसी पड़ी हैं, तो आपने उसका नाम दे दिया एलिमेंट। वहीं जब मैंने इस पैकेट को देखा और इस पैकेट से मैंने पैकेट निकाला, तो हर बार सेम पैकेट निकल रहा था, हर बार सेम पैकेट निकल रहा था, इसका मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस था। पर जब मैंने इसके पैकेट को खोला और पूछा तुम्हारे अंदर कोई चीज तो नहीं है, तो इसने बोला भैया हमारे अंदर 2 लोग बैठे हैं, ए और बी, यानी कि हमारे अंदर बैठे हैं 2 लोगों का जोड़ा। तो बेटा इसको हम बोल देंगे, इस सिचुएशन में हम इस प्योर सब्सटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड। इतना डिफरेंस है, बस आपको इतना समझना है कि किसी चीज को प्योर तब बोलेंगे जब आपने उसको रैंडमली निकाला और यदि हर बार सेम चीज मिलने वाली। जस्ट लाइक मैं आपको क्या बोलूं, मान लो मैंने आपके सामने एक बाल्टी रख दी और उस बाल्टी में बेटा मैंने क्या कर दी, बहुत सारे अंगूर डाल दिए। अब जब भी मैं बाल्टी से कोई चीज निकालूंगा, यानी कि कभी भी निकालूंगा, सेम टाइप का अंगूर मिलेगा ना, कुछ नया तो मिलने वाला नहीं। तो आपने बोल दिया कि सर ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि भैया कि ये जो प्योर सब्सटेंस है ये खुद किससे मिलके बना है, तो बेटा 2 कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है वो केवल किसी एक ही टाइप के पार्टिकल, वो खुद केवल एक ही चीज से मिलके बना हो। एक ही का मतलब केवल एक, उसको आप एलिमेंट की कैटेगरी में डाल दोगे। और यदि वो चीज जो अंदर से निकली है उसको मैंने खोल के देखा और पता चला मुझे वो 2 लोगों के चक्कर में बना है या 2 से ज्यादा लोगों के चक्कर में बना है, तो आप बोल देंगे उसे क्या, कंपाउंड है। जैसे कि सामने आपने देखा नमक। एक बात बताओ, नमक को मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल प्योर, क्यों बोला? क्योंकि सर जब भी मैं नमक का पार्टिकल निकाल रहा हूं, बाई चांस मैंने कोई चीज निकाली, तो सर हर बार ना सेम चीज मिल रही, हर बार सेम चीज मिल रही, हर बार सेम चीज। वो नमक का दाना तो सेम निकलने वाला है कि बदलने वाला है, सेम। लेकिन सर इस नमक के दाने के अंदर ना 2 लोग बैठे हैं सर, NaCl, NaCl। तो बेटा ये एक चीज है या 2 चीज है? Na अलग, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, इसका मतलब बेटा इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। हालांकि इसको हम प्योर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप निकाल रहे हो सर एक ही टाइप की चीज मिल रही है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, इट्स लाइक नॉट अ बिटवीन, मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है कि प्योर कब कहना और इम्प्योर। बेसिकली अभी हम इम्प्योर या मिक्सचर की बात नहीं करने वाले, बट फिलहाल के लिए मैंने आपको बस इतना बता दिया है कि प्योरिटी को लेकर जब भी आपके मन में डाउट हो, इतना चेक कर लो कि यदि मुझे कोई चीज निकालने पर हर बार सेम मिलने लगे तो आप उसको प्योर बोल सकते हो। जब आप दूध को
चेक करते हो तो भाई साहब वो प्योर होगा क्या? सर दूध को चेक करने पर प्योरिटी, चलो मैंने निकाल के देखा तो भैया हो सकता है दूध निकले, हो सकता है उसकी क्रीम भी निकले, ये तो हो गया नॉर्मल तरीका चेक करने का। बट बेटा यदि कोई अच्छे साइंटिस्ट से, अच्छे केमिस्ट से पूछोगे और जब आप भी पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि सर दूध में ना एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एक ही टाइप की चीज़ें नहीं है, वहाँ सर फैट भी है, वहाँ सर प्रोटीन भी है, वहाँ सर एंजाइम्स भी, मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें मिली हैं, तो आप उसको प्योर नहीं कहने वाले हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड नॉर्मल चीज़ें या इम्प्योर चीज़ें। नाउ फर्दर हम मूव करेंगे। बेटा आपके सामने जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे कि नमक है, ये कॉपर है, ये पानी है, ये अपने आप में गोल्ड है, ये प्योर कैटेगरीज को ही फॉलो करते हैं। अरे भैया काहे लुकलुका रहे हो, आगे बढ़ो, ठीक है ना? चलिए अब हमें क्या बात करनी है? हमें बात करनी है कि ये जो प्योर सब्सटेंस है इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है कि ये जो प्योर सब्सटेंस है ये प्योर है? ठीक है, तो 3 बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको आपको याद रखना है। याद रखो, यदि किसी चीज को प्योर चेक करना है या इम्प्योर चेक करना है तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? यदि मिलावट है तो इट्स लाइक हमारे लिए इम्प्योर, प्योर नहीं है। पर बच्चा ये आम लोगों की धारणा है, हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच जानना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री ये कहती है कि कोई चीज प्योर तब कही जाएगी यदि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला पानी की बूंद निकाली, हर बार पानी की बूंद सेम टाइप की निकलेगी। हर बार जब मैंने नमक के दाने से नमक के पैकेट से नमक का दाना निकाला सेम टाइप का मिला। सलाद की उस बाल्टी में से मैंने जब भी निकाला अंगूर मिला, है ना? बस फर्क ये पड़ता है जब आप उस पैकेट में से, या जब आप उस पैकेट को निकालते हो या जब उस दाने को निकालते हो, तो वो जो दाना निकला है यदि वो खुद खुलने के बाद या उसको जब मैंने चेक किया, उस दाने ने मुझे बोला मेरे अंदर भी केवल एक ही चीज है, एक ही आइटम है, तो आप उसको एलिमेंट कह देंगे। और यदि वो दाना खुल के मुझे ये बोल दे भैया मेरे अंदर 2 लोग हैं या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो आप बोलेंगे इसे कंपाउंड। क्लियर? ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस जिसे आप प्योर कह रहे हो उसकी खासियत क्या है? तो बच्चा प्योर सब्सटेंस की पहली खासियत होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको समझा रहा था। इन जनरल यदि किसी चीज को आप, अरे यार ये काहे रुक जाता है, किसी चीज को यदि आप होमोजीनियस कहना चाहते हैं तो उसको हिंदी में बोलते हैं समांग, और इंग्लिश में बेटा यदि इसको समझना है तो इट्स लाइक यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, जैसे कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल के लिए बहुत सारे, ये नमक का पैकेट मान लीजिए, नमक का पैकेट, मुझे बस बताओ कि जब मैं इस पैकेट में से कोई दाना निकालूंगा तो वो दाना बदल जाएगा, वो या हर बार वही सफेद कलर का दाना निकलेगा? सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना, हर बार सफेद कलर का ही दाना निकलने वाला है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मैंने सफेद कलर के दाने से पूछा कि तुम खुद किससे मिलके बने हो, तो इस सफेद कलर के दाने ने बोल दिया कि भैया हम खुद किससे मिलके बने हैं सर? Na और Cl के द्वारा, Na और Cl के द्वारा, Na और Cl के द्वारा। तो जब ये दाने बाहर निकले तो इन्होंने बताया कि मुझे बनने के लिए दोनों की मदद लगी, Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन जब मैंने इस पैकेट से कोई चीज निकाली तो हर बार एक ही टाइप का दाना मिला ना, इसका मतलब ये चीज प्योर कहलाएगी। और यही कैटेगरी होती है, यही प्रॉपर्टी होती है प्योरिटी की, कि कोई चीज यदि प्योर है, यदि किसी को आप प्योर बोल रहे हो तो उसको आप वो चीज ऑटोमेटिकली बच्चा होमोजीनियस हो जाती है। जैसे आपको मैं बोलूं पानी, वाटर, मैंने इसका दाना निकाला, दाना मतलब बूंद निकाली, हर बार सेम बूंद मिलेगी। अब उस बूंद को जब मैंने देखा तो वो भले ही बोल रही है कि हमें बनने के लिए H2O चाहिए, हमें बनने के लिए H2O चल रही, हमें चाहिए H2O, हमें चाहिए H2O। पॉइंट ये नहीं बच्चा, पॉइंट ये है कि जब मैं निकाल रहा हूं तब तो वो बूंद सेम आ रही है ना, इसका मतलब वो प्योर है। होमोजीनियस का मतलब ही होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। जब मैं बोल रहा हूं मान लीजिए गोल्ड है ना, आपने गोल्ड का एक दाना, बेटा याद रखो जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वो तो गोल्ड के बिस्कुट बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, पर जो आम जनता होती है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा सोने का 2 ग्राम की चीज ले ली, 10 ग्राम की चीज ले ली, 1 ग्राम की चीज ले ली, या छोटा सा, मम्मी लोगों को देखिए छोटा छोटा दाना भी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाहे आप बड़ा ले लो, बड़ी सी कोई बिस्किट ले लो, बड़ा सा कोई मटेरियल ले लो, या चाहे उसका एक छोटा सा हिस्सा भी ले लो, बेटा हर बार आपको मिलना वही है, सर गोल्ड ही मिलेगा। जब भी मैं इसके अंदर से कोई बेटा पार्टिकल निकालूंगा, ऐसे समझ लीजिए, जब भी मैं इसके अंदर से कोई चीज निकालूंगा तो सेम ही टाइप की चीजें मिलेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको निकाला और कुछ और मिल गया। तो अब इसके अंदर जो चीज है वो क्या है, गोल्ड। बाहर निकाला, एक दाना निकाला, वो भी क्या निकली, गोल्ड। लेकिन जब मैंने इससे पूछ के देखा गोल्ड के पार्टिकल से,
तुम किसी और चीज से तो मिलकर नहीं बने हो। तो इसने बोला नहीं भैया, हम जो है, जो गोल्ड की पार्टिकल है भैया, वो गोल्ड से ही मिलकर बने हैं। इसका मतलब हमें बनाने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे नमक के दाने को सोडियम और क्लोराइड की जरूरत पड़ी ना, 2-3 लोगों की, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसका मतलब ये गोल्ड का पार्टिकल अपने आप में संपन्न था। इसने बोल दिया हमें बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। दिस इज एलिमेंट कैटेगरी। और जो मैंने आपको पिछला NaCl वाला एग्जांपल दिया वो कंपाउंड कैटेगरी। पर बच्चा दोनों ही अपने आप में प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, क्योंकि जब भी मैं उनको निकालूंगा हर बार सेम टाइप की चीजें मिलने वाली। क्लियर? आपको होमोजीनियस का मतलब समझ में आया, हाँ या ना? जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, यदि आप स्कूल यूनिफॉर्म में सारे बच्चों को ग्राउंड में खड़ा कर दें, सारे बच्चे मतलब हर क्लास के बच्चे को आपने खड़ा कर दिया स्कूल यूनिफॉर्म में, जब भी मैं किसी बच्चे को आंख बंद करके वहां से निकालूंगा, वो बच्चा बड़ा छोटा वो छोड़ दीजिए, पर मेरे प्यारे भाई होगा तो यूनिफॉर्मिटी में ना, यानी कि उसके अंदर से जब मैं किसी भी बच्चे को उठाऊंगा तो वो यूनिफॉर्म में होगा ना, सेम चीज आएगी, वो प्योर कैटेगरी में आती है वो चीज। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी है डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। का क्या मतलब है बेटा? जब भी आप किसी प्योर सब्सटेंस को देखते हैं ना, तो उसको डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हम क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे पूछूं, पानी है, ठीक है, H2 है, क्या किसी भी टेम्परेचर पर निकल लेगा, उबल जाएगा? नहीं ना, 100 पर ही उबलेगा। क्या वो पानी किसी भी टेम्परेचर पर फ्रीज हो गया? नहीं, इतना तो हम जानते हैं, वो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद ही जमेगा। तो ये एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी कभी भी नहीं होगा। उसका टाइम, उसको जमाने का, उसको उबालने का जो टाइम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। वो तो चीज फिक्स है। तो ये चीज हमें खुद से नहीं बोली है ना, ये चीज हमें प्योर सब्सटेंस ने बता दी कि यदि कोई चीज प्योर है तो आप उसको बोलेंगे कि ये डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रखने वाली है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बाई चांस ऐसा भी नहीं होने वाला है कि यदि आप, जैसे कि गोल्ड होता है ना, गोल्ड, आप गोल्ड को यदि इतना पीस लो, छोटा पीस लो, बड़ा पीस लो, बेटा कैसा भी पीस ले लो, उसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जब छोटा था, जब उसको छोटे रूप में यूज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, वो अलग लेवल पे काम कर रहा था, सॉफ्ट हो गया या हार्ड हो गया। नहीं, प्रॉपर्टीज फिक्स है तो फिक्स है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, टाइम बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे पिघलना है, मेल्ट होना है, तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलूंगा। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मुझे जमना है तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं जमूंगा, चाहे तुम साइज बड़ा ले लो चाहे साइज छोटा ले लो। समझे? प्योरिटी का मतलब यहां आ जाता है। थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो क्या कहता है? कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल मींस। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि जैसे आप एक नॉर्मली क्या करने वाले हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे आपके पास नमकीन है ना, या सलाद वाला एग्जांपल लेता हूं। सलाद, मान लीजिए मैंने बोला ये सलाद है, ठीक है। अब इस सलाद के बाउल में मैंने केले भी डाल दिए, मैंने सेव भी डाल दिया, मैंने अंगूर भी डाल दिया, मान लीजिए मैंने कोई दूसरा फल डाल दिया, मान लीजिए क्या डाल दिया इसमें, अनानास डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। क्या तुम इसको आसानी से अलग अलग यानी कि सेपरेट कर सकते हो नॉर्मली फिजिकल मीन्स की? तो फिजिकल मीन्स का मतलब नॉर्मल फिजिकल तरीकों से। सर बिल्कुल कर सकते, साफ साफ तो दिख रहा है। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं ये गोल्ड का बिस्किट है या एक छोटा सा, मान लीजिए ये बीकर है, इसमें मैं, अरे भैया काहे बिगड़ रहे हो, मान लीजिए मैंने यहां बोल दिया बीकर नहीं, चलिए हम ग्लास बना देते हैं, और मैंने बोला इसके अंदर बेटा H2 है या ये गोल्ड है। क्या तुम इसको तोड़ सकते हो फिजिकल मीन्स के थ्रू? क्या इसको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इसको काट दो तब भी जो दोनों पीस है वो गोल्ड निकलने वाले हैं। आप इसको H2O को नॉर्मल फिजिकल तरीके से बात कर रहा हूं, फिजिकल, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पानी की बूंद को काट दिया और आपने बोल दिया हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, है ना। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि वो जो नमक का एग्जांपल मैं इतनी देर से दे रहा था, एक नमक का दाना निकाला, काटा और पता चला ये सोडियम अलग क्लोरीन अलग, नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। फिजिकल मीन्स के थ्रू हम इसको नहीं कर सकते। हाँ, याद रखिएगा इस टर्म को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू बोल रहा हूं। यदि हम चाहते हैं इसको अलग करना, फॉर एग्जांपल पानी की बात करूं, तो बच्चा पानी को यानी कि H2O को अलग करने के लिए फिर आपको केमिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, वो अलग मसला है। अभी हम बात कर रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में ये चीज आती है कि कोई चीज यदि होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, वो प्योर कहलाएगी, यस। यदि वो डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, हाँ जी, उसको हम प्योर की कैटेगरी में बोल सकते हैं। और यदि वो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकती तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी? प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में कहलाएगी। सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। बेटा कभी भी कंफ्यूजन हो तो सिर्फ एक चीज याद रखना,
प्योरिटी का मतलब आपने कोई चीज आंख बंद करके निकाली, यदि हर बार वही चीज निकल के आ रही है तो वो चीज हमारे लिए प्योर है। और गलती से आपने जब चीज निकाली और एक बार कुछ आया, दूसरी बार कुछ और आया, है ना, तो आप उसको प्योर नहीं कहने वाले हो। क्लियर? और फिर मैंने जब पार्टिकल निकाला तो मैंने आपको बताया, मैंने उस पार्टिकल्स को निकालने के बाद पूछा कि भैया तुम खुद किससे मिलके बने हो, तो हो सकता है वो बोले मैं तो अकेला ही बना था, मैं इंडिपेंडेंट हूं, इसका मतलब मैं कहलाऊंगा एलिमेंट। और यदि वो पार्टिकल निकलने के बाद बोले कि भैया हमको बनने के लिए हर बार 2 लोग चाहिए या 3 लोग चाहिए, यानी कि हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आप बोले से बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। जो चीज मैं भी आपको शुरुआत से ही समझा रहा था ना कि प्योर सब्सटेंस को आप कब एलिमेंट बोलते हो, कब कंपाउंड की कैटेगरी में बोलते हो, फटाफट एक बार शॉर्ट में और देख लीजिए। भैया प्योर सब्सटेंस का मतलब समझ गए होगे ना। मैंने बनाया पैकेट, अरे यार पैकेट 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 पैकेट, ये पैन अलग नहीं मानता। मैंने बनाया पैकेट और मैंने इससे निकाला पार्टिकल। मैंने बनाया पैकेट, इससे निकाला मैंने पार्टिकल, फिर निकाला, फिर निकाला, फिर निकाला, फिर निकाला। यदि हर बार पार्टिकल सेम आ रहे हैं, सेम 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 का मतलब होमोजीनियस, मतलब कि कोई अंतर नहीं है, तो आपने बोल दिया कि तुम भी प्योर, तुम भी प्योर, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा। लेकिन जब मैंने इस पर्टिकुलर एक भाई साहब से पूछा यार तुम खुद किससे मिलके बने हो, तुम किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहे हो, तो उसने बोल दिया नहीं, मैं तो केवल अपने आप में इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तो बेटा इसको आप एलिमेंट बोल देंगे। लेकिन जब मैंने फॉर एग्जांपल नमक के पैकेट को देखा, तो नमक का पैकेट हर बार मुझे सेम दाना निकाल के दे रहा था, लेकिन जब मैंने इस दाने को पकड़ा और उससे पूछा कि क्या तुम किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहे, क्या तुम किसी चीज से मिलके तो नहीं बने, तो इसने बोल दिया भैया हम तो डिपेंड कर रहे हैं 2-3 लोगों पे, 2-3 तो नहीं, अभी बेटा 2 लोगों की बात हो रही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा हूं सर? Na और Cl। इसका मतलब यहां मुझे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, और जब आप डिपेंडेंट हो गए इसका मतलब आप उसे बोल देंगे कंपाउंड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चा क्योंकि प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में दोनों आते हैं, एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड भी आता है। बस फर्क इतना होता है कि खोलने पर पता चलता है कि वो एक ही चीज से बना है या एक ही टाइप के पार्टिकल से बना, इंडिपेंडेंट है, और कंपाउंड में पता चलता है कि 2 लोगों ने उसकी हेल्प की है उसको बनने में, या 2 से ज्यादा लोगों ने भी हेल्प कर सकते हैं ना, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। करेक्ट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एनीवेज, अब आते हैं मुद्दे पर। आपके सामने एलिमेंट्स के लिए मैंने नीचे कॉपर का एग्जांपल दिया है। जब आप कॉपर के किसी भी चीज को देखते हो, चाहे वो एक बर्तन हो, चाहे वो एक है ना धातु का टुकड़ा हो, चाहे ये अपने सामने क्या रखे हुए सिक्के रखे हुए हैं, यदि आप इसको तोड़ के पूछोगे ना कॉपर भैया तुम किससे मिलके बने हो, तो कॉपर ये नहीं बोलेगा कि हमारे अंदर तो सोना बैठा है, हमारे अंदर तो चांदी बैठी, नहीं, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। यानी कि वही बात हो गई कि आपने जब पैकेट से उस कॉपर के सिक्के को निकाला या किसी भी कॉपर के सिक्के को आपने तोड़ के अंदर से कोई आइटम निकाला, तो वो जो एक चीज निकल के आई उसने भी बोल दिया हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहीं वाटर, पानी का जब बूंद मैंने बाहर निकाली हर बार, तो वो बूंद तो सेम थी, यानी कि वो प्योर तो थी क्योंकि हर बार सेम चीज निकल के आ रही है, बट ये बूंद कह रही है मुझे बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हेल्प लगेगी, इसका मतलब मैं डिपेंड कर रही हूं इन पर, मुझे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देना पड़ेगा तभी मैं अपने आप को फॉर्म कर पाऊंगी, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गए। तो यदि इंडिपेंडेंट है चीजें एलिमेंट, और यदि डिपेंडेंट है चीजें तो आप उसे कंपाउंड की कैटेगरी में रख देंगे, सिंपल। अब बात करते हैं इसके आगे, क्योंकि हमें बच्चा एलिमेंट को सेपरेट पढ़ना है, कंपाउंड को सेपरेट पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि क्या है ये एलिमेंट। एक बेसिक आइडिया तो आपको लग गया, बट क्योंकि हमें चीजों को लिखना भी है इसलिए बहुत ही डिटेल में आपको चीजों को पता होना जरूरी है। एलिमेंट क्या कहता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। इतना तो आपने जान लिया कि भैया जो एलिमेंट है वो कौन सा सब्सटेंस है सर? प्योर सब्सटेंस है ना। अरे हाँ, एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल, है ना। कॉपर वाला एग्जांपल है, गोल्ड वाला। लेकिन जो चीज आपको जाननी है बच्चा वो ये जाननी है कि जब हम किसी एलिमेंट को देखते हैं, किसी भी एलिमेंट को देखते हैं, उसे आप प्योर तो कह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि वो अपने आप में खुद किससे मिलकर बना है? इंडिपेंडेंटली, केवल एक ही पार्टिकल से मिलकर बना है। दैट मीन्स अपने आप में इंडिपेंडेंसी का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जब आप उसको निकालेंगे ना तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे बनने के लिए या मुझे बनाने के लिए 2 लोगों की हेल्प लगने वाली, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड को निकाला, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसकी बात की? इसकी बात नहीं करनी, हमें बात करनी एल्यूमिनियम की। मैंने उसको पूछा, इसके अंदर से पार्टिकल निकाला, तो पहली बात तो हर बार मुझे पार्टिकल मिलेगा सेम, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो, तुम खुद तो किसी से मिलकर नहीं बने हो, तो उसने बोला नहीं, मैं खुद एल्यूमिनियम हूं, मुझे किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंट। मैंने गोल्ड से पूछा, गोल्ड को देखा, गोल्ड ने भी बोला कि मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, इसका मतलब ये भी एलिमेंट है बेटा। लेकिन जैसी फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टील से पूछ लिया, देखो अब यहां समझने में आपको आसानी भी हो जाएगी। जब मैंने स्टील को निकाला,
स्टील को निकाला, तोड़ा, बेटा हर बार ना स्टील का जो पार्टिकल है वो तो सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से मैंने स्टील निकाला तो अलग मिलेगा, यहां से निकाला तो अलग मिलेगा, यहां से निकाला तो अलग मिलेगा। वो तो अपने आप में सही है, वो चीज तो अलग है ना। लेकिन जब मैं उस स्टील से पूछूंगा, हालांकि हो सकता है अभी आपको ये चीज ना पता हो, लेकिन यदि मैं उस स्टील से पूछूं तो बच्चा केमिस्ट्री में ना जो स्टील है वो अकेले नहीं बन पाती, ये अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है ये हम जानेंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपके लिए बता देता हूं कि ये जो स्टील है ना इसको बनाने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आयरन, जैसे कि कार्बन, जैसे कि निकेल, जैसे कि क्रोमियम, इनकी जरूरत पड़ती है। बट जब मैं गोल्ड की बात करता हूं या जब मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं, जब मैं सिल्वर की बात करता हूं, क्या मुझे इसको बनाने के लिए किसी की जरूरत है? नहीं। इसलिए ये भाई साहब पहली बात तो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ ही रहे हैं, बट एलिमेंट की कैटेगरी में भी आ रहे हैं, क्योंकि हर बार ये जब निकलते हैं तो मुझे बताते हैं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, अकेला पार्टिकल इज पर्याप्त, है ना। ठीक है, अब है ना एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आयरन है, ठीक है, और ऑक्सीजन, सिल्वर। अच्छा इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल नहीं, ठीक है, कॉपर भी हो सकता है, ठीक है। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां जान लीजिए, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट एंटायरली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, उसको हम एटम बोलते हैं, बट ठीक है फिलहाल के लिए उसको आप एटम ना बोले, पार्टिकल बोल सकते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, मतलब आप उसको और नहीं तोड़ सकते हो, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वो लास्ट पार्टिकल है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी और पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो आप तोड़ने की बात तो छोड़ दिए। जस्ट लाइक कागज, यदि मैं कागज को फाड़ूं, फटने पर भी कागज, और फाड़ूं और फटने पर कागज, फाड़ता चलूं एंड तक क्या मिलेगा? कागज, क्योंकि वो किसी और पर डिपेंड कर ही नहीं रहा ना भाई। उसके फटने पर कुछ अलग तब मिलता जब वो किसी और की हेल्प ले रहा होता, हाँ या ना। गोल्ड को मैं कितना भी फाड़ दूं, तोड़ दूं, एट द एंड गोल्ड ही मिलेगा ना। हाँ, पानी का हमें पता है, पानी को यदि मैं तोड़ूं किस तरीके से, केमिकल प्रोसेस से, तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी केमिकल प्रोसेस की बात नहीं करनी, हमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस की बात करनी। पर जब आप गोल्ड को देखते हैं, कॉपर को देखते हैं, इन लोगों को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये इंडिपेंडेंट है, केवल एक ही चीज पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, जस्ट लाइक कागज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एन एलिमेंट बिकॉज वी मे ब्रेक इट इनटू पीसेस, ऑब्वियस सी बात है, बट जब आप उसको तोड़ेंगे तब भी आपको स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ही मिलने वाले, ऐसा नहीं होगा कि वो आयरन कुछ और में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एलिमेंट, है ना। चलिए, अब ये जो एलिमेंट है बच्चा, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसकी कुछ खासियत होती है, और वो खासियत क्या होती है? देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इतना तो आप जान गए हो कि ये वन काइंड ऑफ एटम से, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। पर जब मैं आपको बोलता हूं कि वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर कंपाउंड है, तो क्यों मैं बोल रहा हूं? जो आपके सामने लिखा है बच्चा वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो मैंने समझाया था वो क्लियर हो गया ना, कि जब मैं पानी को, वाटर को निकाल रहा हूं एज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि हर बार वही बूंद आने वाली है, लेकिन जब मैंने उसको खोल के देखा तो मैंने पूछा कि तुम किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं हो? यदि मैं तुमको किसी भी तरीके से अलग अलग करूं तो कहीं कुछ अलग, कहीं कुछ अलग तो नहीं मिलेगा? तो पानी ने बोला बिल्कुल मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक ऑक्सीजन, इसका मतलब तुम्हारी डिपेंडेंसी हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। इसी वजह से हम पानी को एलिमेंट नहीं कहते, पानी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब भी आएगा बूंद तो वही रहने वाली है, लेकिन उसको एलिमेंट नहीं बोल सकते, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। हालांकि जब मैं आपको ये बोलता हूं कि जो वाटर है यानी कि H2O, ये बेटा कंपाउंड है, ये अपने आप में सही है, ये एलिमेंट नहीं है, एक तो ये याद रखिएगा, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड है। लेकिन ये जो भाई साहब है ना H2O, इसमें मैंने पकड़ा किसको? हाइड्रोजन को, इसको मैंने पकड़ा किसको? ऑक्सीजन को। बेटा ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, क्योंकि अब आप हाइड्रोजन को और अंदर नहीं तोड़ पाएंगे। हाइड्रोजन से ये नहीं कह सकते भैया तुम तो नहीं किसी पे डिपेंड कर रहे हो, तुमको तोड़े क्या? हाइड्रोजन बोलेगा तुम चाहे कितना भी तोड़ मरोड़ लो, आपको एंड में हाइड्रोजन ही मिलेगा। ऑक्सीजन भी यही बोल रहा है, इसका मतलब ये लोग एलिमेंट है, समझ रहे? चलो अब मुद्दे पर आते हैं एक बार और, फटाफट से इसको पढ़ भी लेते हैं। Water is not an element because it can be broken into hydrogen and oxygen by passing electricity, है ना। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस होती है बच्चा इलेक्ट्रोलिसिस, उसको जानना नहीं, बस नाम सुन लीजिए। तो वाटर क्या है? बेसिकली वाटर एक कंपाउंड है, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तो एलिमेंट है, क्योंकि ये तोड़ नहीं रहे अपने आप को। इनका कहना ना 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 ना, हमको तोड़ोगे हम वही मिलेंगे, हमको तोड़ोगे हम वही मिलेंगे, ठीक है। जैसे पत्थर नहीं होता, पत्थर या कांच नॉर्मली, ठीक है। एनीवेज, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, हाइड्रोजन। हमेशा हाइड्रोजन के पार्टिकल से ही मिलकर बनेगा, उसकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चा वो आइडेंटिकल होते हैं इन साइज
मास एंड कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मैं किसी सोने के टुकड़े को कहीं से भी निकालूं, ऐसा नहीं होगा कि वो जो सोने का पार्टिकल है, सोने का पार्टिकल मतलब सोने का जो एटम है, जैसे तुम इंग्लिश में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम AU से बोलते हैं, बट उस पर मत जाओ बेटा, वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब कि यहाँ इनके घर से सोना उठाया, वो पार्टिकल अलग निकला, उनके घर से सोना निकाला, वो पार्टिकल अलग निकला, इनके घर से ना 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 ना। ऑक्सीजन जब मैं यहां से ले रहा हूं अलग निकल के आ रही है, बाहर जाऊंगा तो अलग, ना 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 भैया, यदि वो एलिमेंट की कैटेगरी में है तो तुम उस दुनिया में किसी भी कोने से उठा लो भाई साहब, वो सेम ही साइज का, सेम ही मास का और सेम ही कंपोजिशन का मिलने वाला है। ये चीज कहनी है एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। बच्चा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे आसपास, वो नॉर्मली 3 टाइप की स्टेट्स में होते हैं, जो कि मैटर कहता है। क्योंकि एलिमेंट खुद क्या है, आप ऑलरेडी ऊपर चार्ट में देख चुके हो कि मैटर प्योर, मैटर इम्प्योर। जो प्योर है उसमें तुमने बोल दिया एलिमेंट और कंपाउंड। तो बच्चा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो है तो मैटर ही, इसका मतलब वो 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लो, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो बच्चा सॉलिड होते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट, कोई भी आप धातु मेटल देखते हो अपने आसपास, जैसे कि आयरन, जैसे कि गोल्ड है ना, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि कॉपर, आपको सॉलिड दिखती है ना, मैक्सिमम वो सॉलिड होती हैं। हालांकि कुछ लिक्विड भी होती हैं, जैसे कि थर्मोमीटर आप यूज करते हो तो थर्मोमीटर में पारा देखा होगा ना, पारा, ठीक है, वो याद है ऐसा नमक डालने वाले शेफ, पारा देखा, पारा वो सफेद कलर की धातु, मरकरी इसको बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होता है। बच्चा, वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तभी वो ऊपर नीचे आसानी से वॉल्यूम वाइज हो पा रहा है। ब्रोमीन एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। याद रखिए बच्चा, ये जो लिक्विड होता है ना, इसको हम रूम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को यदि आप टेम्परेचर वाइज चेंज करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमेशा सॉलिड रहने वाली है। मैं अपने आप को यदि इस रूम टेम्परेचर पे कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे टेम्परेचर पे भी कंफर्टेबल होगा ना, चेंजेस आएंगे। सिमिलरली जो मेटल्स होती हैं, है ना, वो बेटा टेम्परेचर चेंज होने पर कई बार अपनी स्टेट भी बदल लेती हैं, इसलिए टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट टर्म हियर। एनीवेज, कुछ गैसियस स्टेट वाली भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन। जैसे मैं आपको बताया ना, वो पानी जो है जब आप उसको तोड़े तो निकलने वाले हाइड्रोजन और निकलने वाले ऑक्सीजन ने मुझे बोल दिया कि हम एलिमेंट है, हमको ना तोड़ पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें जो चीज यहां मेनली जाननी है वो ये जाननी है कि जब आप एलिमेंट्स की बात करते हो तो बच्चा, जो एलिमेंट्स है ना, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है ना? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलॉइड्स। इनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कोई जो मेटल है वो एलिमेंट कहला रही है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे किसी को आप नॉन मेटल कहेंगे और कब कौन मेटलॉइड्स कहलाने वाला, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चीज के लिए आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी करना है ना, नोट्स मेकिंग, नोट्स नहीं करना, नोट्स मेकिंग करनी है। क्यों करना है? क्योंकि बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है आपके लिए। चलो फटाफट से इस पर बात करेंगे। पेन नहीं चाहिए था भाई। चलो फटाफट बात करेंगे मेटल्स की। तो क्या होते हैं मेटल्स? पहले तो मेटल्स क्या होते हैं भैया? मेटल्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स, इस पर कोई डाउट की अब गुंजाइश नहीं है बेटा। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो आपको याद रखनी है। ये 5 प्रॉपर्टी जो मैंने आपके सामने लिख रखी है, ये तो आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। एम का मतलब मैलिएबल, क्या होता है मैं समझाऊंगा। मैलिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? मैलिएबल। मेरे साथ रिपीट कीजिए। एम का मतलब मैलिएबल, सी का मतलब, सी बोल रहा हूं सॉरी, डी का मतलब क्या बेटा? डक्टिलिटी, सी का मतलब कंडक्टिविटी, एस का मतलब शाइनिंग बिहेवियर या शाइन बोल दीजिए, और एस का मतलब, दूसरे वाले एस का मतलब साउंड। मैंने आपको वो शब्द बताए हैं जो आपको याद रहेंगे, है ना। हालांकि ऊपर वालों का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, बट फिर भी बेटा याद रखो, मैलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टिव, वैसे तो इसका मतलब कुछ और होता है बट फिलहाल शाइन, और इसको बोलते हैं हम साउंड, सोनोरस, ठीक है। मैलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टिव, साउंड और शाइन, ये 5 पॉइंट याद रखना है। अब डिटेल करते हैं कि क्यों मैंने ये चीज बोली है। तो भाई साहब, जितनी भी मेटल्स आपको देखने को मिलेंगी उनमें से मैक्सिमम ऐसी होने वाली है जो मैलिएबल होती है। मैलिएबल का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गोल्ड आपके सामने दिख रहा है, यदि मैं इस गोल्ड को मारूं, हथौड़ा मारूं, हैमर मारूं, तो भाई साहब ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। इसी वजह से जब आप अपने आसपास ज्वेलरी शॉप पर देखोगे तो बेटा उनको आसानी से अंगूठी बनाने में मदद मिल जाती है। यार सोच के देखो ना, यदि ये चपटा ही नहीं होगा तो क्या तुम उससे आभूषण बना सकते हो? नहीं। नॉर्मली आपने अपने घरों में खाना रैप करने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल यूज की होगी। वो जो काजू कतली आती है उसमें आपने देखी होगी ना, काजू कतली के ऊपर सिल्वर की फॉइल लगा देते। भैया वो बनी कैसे? क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो बोलती है हमको पीटो, हम बिछ जाएंगे, हम चादर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही चीज हमारी प्रॉपर्टी किसको बताती है बच्चा? मेटल्स की मैलिएबिलिटी को बताती है। क्लियर? ठीक है।
फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है बच्चा मेटल्स की डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मतलब होता है बेटा तार। यदि मैंने किसी चीज को खींच के तार बना सका, यदि मैं किसी चीज को खींच के तार बना पाऊं तो आप बोलेंगे कि वो चीज क्या है, डक्टाइल है, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। और ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने कॉपर के तार भी देखे हैं, हमने सिल्वर के तार भी देखे हैं, हमने एल्यूमिनियम के तार भी देखे हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल है बेटा खिंच के वायर बन सकती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। याद रखिए जितनी भी मेटल्स होती हैं सब में डक्टिलिटी सेम नहीं हो सकती बच्चा, है ना। जैसे कि यूजुअली जो डक्टिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप सिल्वर की अच्छे देखोगे, आप गोल्ड की अच्छे देखोगे, तभी तो इनकी आसानी से आभूषण भी बन पाते हैं। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी जो है वो है मेटल्स की प्रॉपर्टी में कंडक्टर। ये देखो लिखा हुआ है, सी का मतलब यही था, कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर वर्ड मैंने यूज किया बच्चा, ये दो जगह यूज होना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और हीट के लिए भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि मैं किसी धातु को पकड़ूं, किसी मेटल को पकड़ूं, मेटल की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल आयरन को पकड़ूं, तो क्या ये आयरन हीट को इधर से उधर जाने देगा? मान लीजिए ये जो पेन है ये किसका बना हुआ बच्चा? आयरन का, मेटल का बना है। तो क्या ये हीट को यहां से यहां जाने देगा? बिल्कुल जाने देगा, क्योंकि वो मेटल है। यही तो प्रॉपर्टी है। क्या इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां जाने देगा? बिल्कुल जाने देगा, क्योंकि वो मेटल है। और ये प्रॉपर्टी बताता है किसके बारे में? इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फिर वही बात, सारी मेटल्स के लिए सेम चीज नहीं होती भाई साहब। यूजुअली आपने तार किसके देखे हैं? सर यूजुअली हमने जो तार देखे वो कॉपर के देखे, एल्यूमिनियम के, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से निकल जाती है। आपने नॉर्मल दूसरी धातुओं के तो नहीं देखे हैं ना। हालांकि बच्चा सिल्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सिल्वर जो होता है ना, सबसे अच्छी कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। पर यार चांदी के आभूषण लोग ले तो है नहीं पा रहे, कितनी महंगी होगी। तुम चांदी की तार बिछाओगे, वो महंगी पड़ती प्रभु जी, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, चलिए। तो ये जो आपके सामने मैंने प्रॉपर्टी लिखी बच्चा, वो यही है जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस भी कर दी है। इतने सारे बर्तन दिख रहे हैं यार मेरे को, लेके जाऊंगा। चलो आगे बात करेंगे। अगली बात ये है कि जो आपके सामने मेटल होती है बच्चा, इनका ना मैंने आपको एक और बोला था ना, एस शाइन। वो जो शाइन है ना, वहां आपको ये वर्ड यूज करना है बच्चा। आप उसको शाइन भी बोल सकते हो, आप इसको लस्ट्रस भी बोलते हैं। हमारी जो बुक की लैंग्वेज है वो कह रही है मेटल आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग नेचर, चमक होती है ना। आप सोना देखते हो कितना चमकता है, आप चांदी देखते हो कितनी चमकती है, आप कॉपर देखते हो चमकती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं जनरली उनमें चमक होती है। दैट मीन्स उनके पास कौन सा बिहेवियर होता है? लस्ट्रस, यानी कि चमकने का गुण होता है। गेटिंग माय पॉइंट? एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती, याद है ना, एक और दूसरा एस था। वो एस किसको दिखा रहा था बच्चा? साउंड को। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं प्रभु जी, उनमें सोनोरस बिहेवियर होता है। सोनोरस का मतलब उनमें साउंड जनरेट करने की प्रवृत्ति होती है। तभी तो घंटी जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है किसी मेटल की। आपने पुराने जमाने में या थोड़े से और स्कूल्स के लिए आपने देखा होगा ना, बहुत सारे स्कूल्स में आज भी वो जो घंटा है किसका बना, लोहे का, ताकि टन 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 बजे। वो टन टन की आवाज कब आएगी भैया? जब वो मेटल का होगा। लकड़ी का लगा दो, टुनटुनाते रहोगे, डुक 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 डुक। मेटल का होना चाहिए तब तो आवाज आएगी ना प्रभु। सिंपल सा लॉजिक ही है। और कोई प्रॉपर्टी होती है क्या सर? ये सिर्फ 5 ही होती है भाई साहब, और भी होती है, पर वो एज कंपेयर टू दीज 5 प्रॉपर्टीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको मेन ये 5 याद रखनी है। हालांकि और भी होती है, जैसे कि मेटल जो होते हैं बच्चा हार्ड होते हैं। आप नॉर्मली जितने भी मेटल्स देखोगे, चाहे आयरन देख लो, चाहे कॉपर देख लो, बच्चा हार्ड होती है। पर सारी मेटल्स हार्ड नहीं होती। जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम, ये कंपेरेटिवली थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हो, है ना। कुछ मेटल्स ऐसी भी होती हैं, अदरवाइज लोहे को आप चाकू से नहीं काट सकते हो क्योंकि वो हार्ड है। ठीक है, तो मेटल्स हार्ड भी होती हैं। सर मेटल जो होती है उनमें ना स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। कौन सी वाली स्ट्रेंथ? टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपके लिए ये प्लेट यहां देख के बोल रहा हूं, बेटा ये जो प्लेट है, यदि मैं इसके ऊपर वजन रख दूं, यदि मैं इस प्लेट के ऊपर वजन रख दूं, तो शायद ये अभी आसानी से नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि एक मेटल की बनी है। और जब किसी मेटल को मैं बोलूं कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका मतलब इसमें वजन झेलने की क्षमता अच्छी है, ये आसानी से वजन झेल सकती है, टूटेगी नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। हालांकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां आपको इसका एक अलग रूप भी देखने मिलेगा, बट फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि यदि मैं इस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर वजन रख दूं और ये टूटे ना, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। इसका मतलब मेटल्स में बेटा लोहे की चीजें इसलिए तो हम बनाते हैं ना, क्योंकि इसमें वजन झेलने की क्षमता अच्छी होती है। ब्रिजेस वगैरह में भी हम इसलिए तो मेटल्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया उनमें वजन आना है, हाँ या ना, समझे? चलो,
और कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि हैं मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी आप मेटल्स अपने आसपास देखते हो वो नॉर्मली सॉलिड मिलती है रूम टेम्परेचर पर सारी प्रॉपर्टीज सबके लिए वैलिड नहीं होती। मैंने आपको समझाया ना, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स में जो किसी किसी के लिए अलग बिहेव करती हैं, जैसे कि मरकरी। वही मरकरी जो आप रूम टेम्परेचर पर अपने थर्मामीटर में देखते हो भाई साहब, वो लिक्विड में मिलता है ना, जबकि वो मेटल की कैटेगरी है। तो जो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं बच्चा, वो सब पे एक साथ लागू नहीं हो पाती, ठीक है। अच्छा, मेटल जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो होना ही था यार। कोई चीज यदि सॉलिड है, आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो कि सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, तो उनको पास रखना है। यदि वो सॉलिड है तो भाई साहब उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होने ही है ना। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन याद रखिएगा, फिर वही बात सबके लिए सेम नहीं होगा। जब ऑलरेडी हमारी सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट है तो वो तो आसानी से पिघल जाएंगी, तो उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। लास्ट, मेटल जो होती है बच्चा, इनमें हाई डेंसिटी होती है। देखो सॉलिड, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया कि जो इतनी भी मैक्सिमम मेटल्स हैं वो सॉलिड है। अब सॉलिड का मतलब पार्टिकल्स वैसे ही चिपक के बैठे। अब चिपक के यदि तुम बैठे हो तो डेंसिटी तो भीड़ तो तुमने बढ़ा दी ना। डेंसिटी का सिंपल मतलब है भैया भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स तो वैसे भी सॉलिड के चक्कर में पास बैठे हैं। क्लियर। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है, जितने भी आप मेटल्स अपने आसपास देखते हो, कभी ध्यान दीजिएगा, कोई भी मेटल उठा के देख लो, मैक्सिमम में आपको कलर सेम मिलेगा। एक होगा सिल्वर और एक होगा ग्रे। दो लोगों को छोड़ देना, कॉपर और गोल्ड, इनका कलर अलग मिलेगा। बाकी मैक्सिमम आपको जितनी मेटल्स देखने को मिलेगी सिल्वर और ग्रे कलर की ही देखने मिलेगी, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा है। तो इतनी बातें जो मैंने अभी आपके लिए की वो भैया किसके लिए की थी? मेटल्स के लिए। अब नॉन मेटल्स तो बड़ा सिंपल है। नॉन मेटल बहुत सिंपल है। पता है क्यों नॉन मेटल सिंपल है? क्यों? अरे यार हाँ, नॉन मेटल इसलिए सिंपल है क्योंकि इसके आगे नॉन लिखा हुआ है। अब जितनी चीजें तुमने मेटल में बोल दी हाँ, उनको बोल दो यहाँ ना, तो बन गया नॉन मेटल। जैसे कि तुमने नॉन मेटल में मेटल में क्या बोला था कि वो मैलिएबल थे, यहाँ एम लिखा था ना। अब मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया? बी का मतलब होता है ब्रिटल। मैलिएबल का मतलब था कि तुम उसको खींच के चादर बना दो। ये मना कर देगा, हम चादर ना बना पाएंगे, हमें पीटोगे हम टूट जाएंगे, और उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, ब्रिटल प्रॉपर्टी। मेटल में आपने क्या बोल दिया था? डक्टिलिटी। बेटा ये डक्टिलिटी को हम यहाँ बोल देंगे टाटा बाय बाय, कि तुम डक्टिलिटी नहीं हो, इसका मतलब तुम तार नहीं बना पाओगे। कंडक्टिविटी के लिए हम मना कर देंगे, नहीं। हम एस का मतलब शाइन, ना शाइन भी नहीं है। साउंड, ना भैया, नॉन मेटल का मतलब ही जितनी प्रॉपर्टी मेटल में थी सबको ना मना कर दो, या सबको ना टाटा बोल दो। ठीक है, फटाफट इसको एक बार थ्योरी वाइज भी देख लेते हैं, क्योंकि लिखना जरूरी है। तो जो मेटल्स होती थी वो होती थी मैलिएबल, खींच के आपको पीट के तार बना सकते थे, और उनका क्या कर सकते थे? चादर बना सकते थे। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ये कहती हैं हमको पीटोगे हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, और टूटकर हम चूरा हो जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं बच्चा ब्रिटलनेस। जैसे कि आप कांच के साथ करते हो, कांच को आप यदि पीटोगे तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, चूरा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। इसी को हम मैलिएबिलिटी की जगह बोल देते हैं ब्रिटलनेस। मैलिएबिलिटी का मतलब था पीट कर चादर में कन्वर्ट कर देना, जबकि नॉन मेटल कहता है हमको पीटो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रिटलनेस, और ये खासियत होती है नॉन मेटल्स की। दिस मीन्स देन नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर्ड और बीटन टू फॉर्म शीट्स, दे एक्चुअली ब्रेक इनटू पीसेस, है ना, जो मैं आपको समझा रहा था। वही नॉन मेटल डक्टाइल भी नहीं होते, इनके आप तार नहीं बना सकते। जितनी नॉन मेटल्स होती हैं ये बच्चा मैक्सिमम नॉन मेटल्स कंडक्टर्स ना हीट के लिए होती हैं, ना ही कंडक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है जैसे कि मेटल्स होती थी। लेकिन जब आप कार्बन को देखते हो, कार्बन कौन है?